कैसे हैं मेरे प्यारे दोस्तों। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज हम लोग शुरुआत करने वाले हैं जीके जीएस का बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। चलिए आज हम लोग बिल्कुल लेकर के आए हैं बिहार एसएससी के लिए बहुत ही जबरदस्त एकदम टोटल क्वेश्चन है। ऑल गवर्नमेंट एग्जाम के लिए बिल्कुल अगर आप तैयारी कर रहे हैं बिल्कुल सब्सक्राइब करेंगे और जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा बिल्कुल शेयर और दबा के कमेंट करेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन अगर देखेंगे पहले नंबर क्वेश्चन से, जिसमें क्वेश्चन नंबर 1 कहता है कि जब किसी तालाब के शांत जल में पत्थर अगर फेंका जाए, जब किसी तालाब के शांत पानी में पत्थर अगर फेंका जाए तो पानी उछाल मारता है। कहता तालाब में जल की पृष्ठ उठने वाली जो लहर आती है वो बताइए वो होती है, ये क्या होती है? अनुधैर्य होती है, अनुप्रस्थ होती है, अनुधैर्य और अनुप्रस्थ दोनों होते हैं, या लहरें पैदा नहीं करती है? इसका सही जवाब आपको बताना है कौन सा इसका राइट आंसर है। तो बिल्कुल राइट आंसर के लिए बिल्कुल बी नंबर ऑप्शन को एकदम ठोकते चलेंगे। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर बी को लॉक करते हुए अगला नंबर क्वेश्चन, दूसरा नंबर क्वेश्चन कि पैलड यानी कि कहता है कि फैरड किसकी इकाई है? जो फैरड है वो किसकी इकाई है? धारिता का, प्रेरकत्व का, प्रतिरोध का या चालकत्व का? इसका सही जवाब आपको बताना है कि फैरड जो है ये किसकी इकाई है। तो इसका सही जवाब क्या होने वाला है? ए नंबर ऑप्शन, धारिता का। क्या हो जाएगा? ए नंबर ऑप्शन जो है धारिता का, इसका बिल्कुल राइट आंसर है। धारिता का इकाई फैरड है। आगे बढ़ेंगे और अगला नंबर क्वेश्चन देखते चलेंगे। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए 3 नंबर कहता है कि जो ठोस उच्च ताप पर विद्युत का वहन यानी कि विद्युत का वहन करती है परंतु न्यून ताप पर नहीं, बताइए वे क्या कहलाते हैं? उसे क्या कहते हैं? यानी वैसे तत्व यानी पदार्थ का नाम बताइए जो उच्च ताप पर जब ज्यादा गर्म करेंगे, उच्च ताप जब देंगे, गर्मी हीट करेंगे, तब वो उस क्या करता है? विद्युत क्या करता है? ये प्रवेश करता है, प्रवाहित कराता है और कम ताप पर नहीं प्रवाहित कराता है। उसे क्या कहते हैं? अति चालक कहेंगे या कहते हैं धात्विक चालक कहेंगे या अर्धिक चालक कहेंगे या विद्युत रोधी कहेंगे? इसका सही जवाब आपको देना है कि बहुत ज्यादा गर्म करने पर, हीट करने पर यानी उच्च ताप पर, उच्च जब ताप रहेगा तब भी वो प्रवाहित करेगा और कम ताप रहेगा तब प्रवाहित नहीं करेगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अर्धी चालक, यानी आधा चालन करने वाला है ना, अर्धी चालक होता है। इसको ज्यादा हीट कीजिएगा तो ये खूब टेलिए तब टेल आएगा, ये धीरे धीरे टेलने पर नहीं, धीरे धीरे टेलने पर अति चालक होते हैं वो काम करता है, और ये खूब करने पर होता है यानी अर्धी चालक हो जाता है। क्लियर? तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर। अगला नंबर क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है फोटोन की कण, फोटोन की कण बनने के प्रकृति निम्नलिखित में से किस पर टिकी होती है? फोटोन की कण बनने की जो प्रकृति होती है निम्नलिखित में से किस पर टिकी होती है? पहला है विवर्तन, दूसरा, पहला क्या है? विवर्तन, दूसरा है ध्रुवीकरण, क्या है? ध्रुवीकरण, तीसरा नंबर है प्रकाश वैद्युत प्रभाव और चौथा नंबर है व्यक्तिकरण। इसका सही जवाब आपको देना है कि प्रोटॉन की कण बनने के प्रकृति निम्नलिखित में से किस पर टिकी होती है? तो आपका पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी नंबर इसका सही जवाब हो जाएगा, प्रकाश वैद्युत प्रभाव। प्रकाश वैद्युत प्रभाव इसका बिल्कुल सही जवाब है। अगला 5 नंबर क्वेश्चन देखेंगे कि पी तथा टी प्रकाश है। पी तथा टी क्या है? प्रकाश है और इसके 2 अर्धचालक जब संपर्क में लाए जाते हैं, जब 2 अर्धचालक को संपर्क में लाया जाता है तो वे पी और टी संधि बनाते हैं। संधि मतलब बीच में मिल जाता है, ये दोस्ती कर लेता है, संधि बनाता है। वह किस रूप में कार्य करता है? जब दोनों दोस्त बन जाते हैं तब क्या उनसे कार्य करते हैं? किस रूप में कार्य करते हैं? चालक में कार्य करते हैं या द्रोत्रिज में काम करते हैं, दिष्टकारी में काम करते हैं या प्रवर्तक में काम करते हैं? इसका राइट आंसर आपको बताना है किस रूप में कार्य करते हैं। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? बिल्कुल सी नंबर ऑप्शन, दिष्टकारी में काम करते हैं। क्या? दिष्टकारी में कार्य करते हैं। तो सी नंबर ऑप्शन को बिल्कुल लॉक चलेंगे और आगे हम लोग बढ़ेंगे। अगला नंबर क्वेश्चन 6 नंबर क्वेश्चन कहता है किसी विद्युत अपघट्य असंलग्न का स्तर किस पर निर्भर है? कहता है किसी विद्युत अपघट्य के असंलग्नता किस पर निर्भर रहता है?
तनुता पर, अशुद्धता पर, वायुमंडलीय दाब पर या विलयन की विधि पर। इसका सही जवाब आपको देना है। कौन सा इसका सही जवाब होगा कि किसी विद्युत अपघट्ट की असंलग्नता का स्तर किस पर निर्भर करता है? तनुता पर, अशुद्धता पर, वायुमंडलीय दाब पर या विलयन की विधि पर। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ए नंबर ऑप्शन, तन्नुता पर। क्या? तन्नुता पर। क्लियर? तो बिल्कुल हम लोग देखते चलेंगे और ए नंबर ऑप्शन को लॉक लगाएंगे। अगला नंबर क्वेश्चन कहता है आकाशगंगा कितनी दूर तक फैली हुई है? आकाशगंगा कितनी दूर तक फैली हुई है? 1 प्रकाश वर्ष तक, 8 प्रकाश वर्ष या 10 के पावर 5 प्रकाश वर्ष या 10 के पावर 10 प्रकाश वर्ष। 10 के पावर 10 का मतलब 1 पर बिल्कुल 10 जीरो आप कह सकते हैं। 1 पर कितने जीरो? 10 जीरो आप कह सकते हैं, है ना। 1 पर बिल्कुल 10 जीरो। 1 पर कितने जीरो? 10 जीरो तक ये फैले हुए इतने प्रकाश वर्ष। और 1 पर 10 पर 5 जो लिखा हुआ है तो ये आप कह सकते हैं कि 1 पर 5 जीरो यानी 1 लाख है। ये कह सकते हैं कि इतना 1 पर 5 जीरो या आप कह सकते हैं या 1 लाख कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? 1 लाख प्रकाश वर्ष। अब बताइए इसमें प्रकाश वर्ष इकाई है। प्रकाश वर्ष आखिर कहते किसको है? तो इसके बारे में आप समझिए कि सबसे दुनिया में जितने पूरी दुनिया की बात करें तो पूरी दुनिया में सबसे तेज गति से गमन करने वाले जो चीज है उसे हम लोग प्रकाश कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रकाश, जो सबसे तेज चलता है। और प्रकाश जो है 1 वर्ष में जितना दूरी तय करता है उसी को प्रकाश कहते हैं। यानी 1 वर्ष में तय की गई दूरी, 1 वर्ष में तय की गई दूरी, 1 वर्ष में तय की गई दूरी प्रकाश वर्ष कहलाता है। प्रकाश द्वारा 1 वर्ष में तय की गई दूरी क्या कहलाता है? प्रकाश वर्ष कहलाता है। अब बताइए कि आकाश गंगा की दूरी कितना है? तो 1 लाख क्या प्रकाश वर्ष दूरी इसका है। कितना? 1 लाख प्रकाश वर्ष दूरी है आकाश गंगा की। और आकाश गंगा आपको पता होना चाहिए कि आकाश गंगा में कई सारे क्या है? ब्रह्मांड छिपा हुआ है। ब्रह्मांड आप कह सकते हैं। आकाश गंगा में कई सारे आपका हमारे जो धरती है, धरती जैसा कई सारे आप लाखों करोड़ों अरबों खरब नील जितना आप चल जाइए वो सारे के सारे एक अथी में है, आकाश गंगा में छिपा हुआ। इतना दूरी तक एक चीज है। तो बिल्कुल याद रखेंगे। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है ना। 1 लाख प्रकाश वर्ष। आकाश गंगा कितनी दूरी तक फैली हुई है? तो 1 लाख प्रकाश वर्ष या 10 के पावर 5। क्या? 10 के पावर 5 ये प्रकाश वर्ष बिल्कुल आपका आ जाएगा। क्लियर? आगे अगर देखें हम लोग 8 नंबर क्वेश्चन कहता कि भोपाल गैस त्रासदी 1984 की कहता है कि किससे संबंधित है? भोपाल गैस त्रासदी जो है 1984 का वो किससे संबंध रखता है? कहता एल्यूमिनियम फॉस्फाइड से, मिथेल ब्रोमाइड से, मिथेल आइसोसियानेट से या कार्बन डाइऑक्साइड से। बताइए कि भोपाल गैस त्रासदी जो है किससे संबंध रखती है? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? मिथेल। क्या? मिथेल आइसोसियानेट। मिथेल आइसोसियानेट बिल्कुल क्या हो जाएंगे? सही जवाब होगा। अगला नंबर 9 नंबर क्वेश्चन कहते हैं। और 9 नंबर क्वेश्चन देखिए कितना मस्त, एकदम जनरल नॉलेज के लिए तो ऐसे ही याद रखना चाहिए। हास्य गैस की बात कर रहा है। हास्य माने हंसना, यानी कि लाफिंग गैस की बात कर रहा है। यानी एक गैस जैसे आप सूंघिएगा थोड़ा सा बिना मतलब के हंसना शुरू कर दीजिएगा, इसी को कहते हैं हास्य गैस यानी लाफिंग गैस कहते हैं। अब बताइए लाफिंग गैस का रासायनिक फॉर्मूला क्या है? रासायनिक सूत्र क्या है लाफिंग गैस का? कहता है कि NO, N2O, NO2 या N2O3। इसका सही जवाब बताना है कि हास्य गैस का यानी लाफिंग गैस का रासायनिक फार्मूला क्या है। तो इसका सही जवाब क्या होगा? बी नंबर ऑप्शन, N2O जो है इसका रासायनिक फार्मूला है लाफिंग गैस का। क्लियर? तो बी नंबर ऑप्शन को बिल्कुल लॉक लगाते हुए हम लोग आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, 10 कितना मस्त है। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए मस्त है। निम्नलिखित में से किस धातु में कॉपर सल्फेट विलयन या घोल तांबे का निक्षेपण हो जाता है? तांबे का क्या होता है? निक्षेपण। निम्नलिखित में से किस धातु में कॉपर का जो विलयन है, कॉपर विलयन, वो क्या तांबे से, किससे? तांबे का निक्षेपण हो जाता है, निक्षेपित हो जाता है। बताइए इनमें से कौन हो जाएगा? प्लैटिनम। कहता है प्लैटिनम।
पारद या लौह या स्वर्ण, स्वर्ण मतलब सोना, ये बताइए कौन सा धातु इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर कौन होगा? बिल्कुल लौह, लौह माने लोहा कह सकते हैं, है ना। तो सी नंबर ऑप्शन को बिल्कुल लॉक लगाएंगे। अगला नंबर क्वेश्चन देखेंगे 11, कहता है एक गोताखोर, पहले समझिए गोताखोर होता क्या है। समुद्र एरिया में या समुद्र के नीचे जो मलबे होते हैं या समुद्र के नीचे कोई चीज अगर डूब जाए, जैसे जहाज डूब जाता है या किसी चीज अगर भूल जाए, तो कहता है कि समुद्र के नीचे जो जांच पड़ताल खोज खबर करने वाले होते हैं, जो लोग होते हैं, उसी को हम लोग गोताखोर कहते हैं। और ये बिल्कुल आदमी होता है जो समुद्र के नीचे जाते हैं, 10 दिन 15 दिन 20 दिन तक वहां पर जांच पड़ताल करते हैं, रिसर्च करते हैं, और रिसर्च करते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं? गोताखोर कहते हैं। ये जब जाता है गोताखोर, तो ये अपने नीचे जाएगा समुद्र के अंदर, तो सांस लेने के लिए ऑक्सीजन चाहिए, तो ऑक्सीजन वो सिलेंडर लिए हुए रहता है। क्या लिए हुए रहता है? सिलेंडर। आप खुद सोच सकते हैं कि इतना बड़ा सिलेंडर, या आप जितना बड़ा वो लेकर जाए, जितना दिन के लिए जाता है उतना ही हिसाब से सिलेंडर लेता है। अब मान लीजिए वो जितना सिलेंडर लेके जाए, तो उतना सिलेंडर में 1 दिन 2 दिन 4 दिन वो गुजार सकता है, उसके लिए ड्रम के ड्रम लेकर के जाना पड़ेगा। तो ऐसा होता है 10 दिन 20 दिन रहने के लिए। अब सोचिए, जिसको हम लोग मिनट में 72 बार लेते हैं, मिनट में 1 मिनट में 72 बार लेते हैं, और उतना सिलेंडर को हम कैसे यूज कर सकते हैं? तो उस जो ऑक्सीजन होता है उसको बिल्कुल हम चाट कर एकदम छोटा करके, एकदम छोटे रूप में करके लेकर के जाते हैं वहां पर, और उसको गोताखोर जो होते हैं वो प्रयोग में आने वाले गैस सिलेंडरों में ऑक्सीजन गैस को लघुकृत, लघुकृत मतलब छोटा करने के लिए, बताइए इनमें से कौन से चीज का प्रयोग किया जाता है कि उसको बिल्कुल छोटा किया जा सके। जैसे रुई का इतना बड़ा बंडल है, उसको हमको एकदम छोटा आकार में करना हो, तो बिल्कुल चाट देते हैं और चाट करके छोटा आकार में करके उसको रख देते हैं, पैक कर देते हैं। जब खोलेंगे अपने से फिर फूल के फिर बड़ा हो जाता है। उसी तरह से ऑक्सीजन गैस के बड़े चीज को बिल्कुल छोटा करने के लिए उसमें क्या चीज का यूज किया जाता है कि वो लघुतम रूप लेता है, छोटे रूप में, बिल्कुल छोटे बर्तन में उसे रख सकते हैं बहुत ज्यादा ऑक्सीजन को। बताइए इसमें से कौन हो जाएगा? क्रिप्टॉन को, आर्गन को, हीलियम को या नियोन को किसका यूज करते हैं छोटा करने के लिए? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? हीलियम। क्या हो जाएगा? हीलियम इसका बिल्कुल बेस्ट और सही जवाब आपका आएगा। तो हीलियम ऑप्शन को बिल्कुल मारते चलेंगे। और अगला नंबर क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, यानी कि 12, कहता निम्नलिखित में से क्या ऑक्सी एसिड नहीं बनाता? निम्नलिखित में से कौन है जो ऑक्सी एसिड नहीं बनाता है? कहता सल्फर, क्लोरीन, नाइट्रोजन या फ्लोरीन, इनमें से बताइए कौन ऐसा है जो क्या नहीं बनाता? ये ऑक्सी एसिड नहीं बनाते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? फ्लोरीन। फ्लोरीन एक ऐसा है जो ऑक्सी एसिड बिल्कुल नहीं बनाता है। क्लियर? तो डी नंबर ऑप्शन को क्या करेंगे? लॉक लगाते हुए आगे बढ़ेंगे। यानी 13 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, मादा एनाफिलीज मच्छर इनमें से किस रोग का वाहक करती है? कहता मादा एनाफिलीज मच्छर जो है इनमें से किस रोग का वाहक करती है? हैजा का, टाइफाइड का, या मलेरिया का, या डेंगू का? इसका सही जवाब आपको देना है कि बताइए कि मादा एनाफिलीज मच्छर को काटने से कौन सा रोग होता है? मादा एनाफिलीज मच्छर को काटने से कौन सा रोग होता है? हैजा होता है, टाइफाइड होता है, मलेरिया होता है, या डेंगू होता है? तो मादा एनाफिलीज मच्छर को काटने से मलेरिया रोग होता है। कौन सा रोग होता है? मलेरिया रोग। क्लियर? अगला नंबर क्वेश्चन देखेंगे 14 नंबर, कहता है कि निम्नलिखित में से किसमें सिल्वर नहीं होता? बताइए इनमें से 4 नाम दिया हुआ है, इनमें से कौन से ऐसे नाम है जिसमें से सिल्वर नहीं होती? निम्नलिखित में से किसमें सिल्वर नहीं पाया जाता है? रूबी सिल्वर में, लूनर सिल्वर, लूनर कॉस्टिक में, जर्मन सिल्वर में, या हॉर्न सिल्वर में? इसका सही जवाब देना है कि रूबी सिल्वर, लूनर कॉस्टिक, या जर्मन सिल्वर, या हॉर्न सिल्वर। इसका राइट आंसर हो जाएगा जर्मन सिल्वर। क्या हो जाएगा? जर्मन सिल्वर में बिल्कुल क्या नहीं पाया जाता? सिल्वर नहीं पाया जाता, यानी चांदी नहीं पाया जाता। क्लियर? आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 15 में, जिस फिल्टर पर मल जल डाला जाता है उसे क्या कहते हैं? बताइए। सीवेज, यानी कि मलजल यानी कि सीवेज डाला जाता है उसे क्या कहते हैं? जिस फिल्टर पर मल जल डाला जाता है उसे क्या कहते हैं? कहता कि रिसाव फिल्टर कहते हैं, अंतःस्रावी फिल्टर कहते हैं, संपर्क संतरण कहते हैं, या कहते हैं कि अंतरावी रेत फिल्टर कहते हैं? इसका राइट आंसर आपको सही जवाब आपको देना है कि जिस फिल्टर पर मल जल यानी रिवेज डाला जाता है
उसे क्या कहते हैं? तो उसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल ए नंबर ऑप्शन, यानी कि रिसाव फिल्टर, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे? ट्रिकलिंग फिल्टर कहेंगे। क्या बोलेंगे? ट्रिकलिंग फिल्टर कहेंगे। क्या बोलेंगे? ट्रिकलिंग फिल्टर, है ना। तो ए नंबर ऑप्शन को बिल्कुल लॉक लगाएंगे। अगला नंबर क्वेश्चन देखेंगे 16 नंबर। कहता है अवशिष्ट जल उपचार में, अवशिष्ट जल उपचार में रिएक्ट शब्द का क्या अर्थ है? अवशिष्ट जल उपचार में रिएक्ट शब्द का क्या अर्थ है? कहता आधान, रिथार टैंक, या परिमार्जक, या वातन टैंक। इसका सही जवाब को देना है कि कौन सा इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। तो अवशिष्ट जल उपचार में रिएक्टर शब्द का अर्थ होता है क्या? इसमें से आपका राइट आंसर हो जाएगा वातन टैंक। क्या हो जाएगा? वातन टैंक। तो डी नंबर ऑप्शन को क्या करेंगे? लॉक लगाएंगे। अगला नंबर क्वेश्चन देखेंगे 17 नंबर। कहता कि तेल बिखराव के शोधन में, तेल बिखराव को, तेल को फैलने वाले शोधन में अनुवांशिक हेरफेर द्वारा, अनुवांशिक हेरफेर द्वारा प्राकृतिक आइसोलेंटो से उत्पन्न किस जीवाणु प्रभेद का प्रयोग किया जा सकता है? कहता है कि एसिडोमोनास, एग्रोबैक्टीरियम, एलाइस्ट्रीडियम, या कहता है कि नाइट्रोसोमोनास, नाइट्रोसोमोनास। इसका सही जवाब बताना है कौन? इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएंगे। तो इसका राइट जवाब क्या हो जाएगा? बिल्कुल डी नंबर ऑप्शन, नाइट्रोसोमोनास, है ना। नाइट्रोसोमोनास जो है बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। डी नंबर ऑप्शन को बिल्कुल लॉक लगाते चलेंगे। अगला नंबर क्वेश्चन देखेंगे 18 नंबर कि ठोस अवशिष्ट के शोधन की प्रक्रिया, ठोस अवशिष्ट के शोधन की प्रक्रिया, कहता है कि पायरोलाइसिस। क्या? पायरोलाइसिस के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ध्यान से क्वेश्चन पहले समझिए। कहता कि ठोस अवशिष्ट के शोधन की प्रक्रिया में, ठोस अवशिष्ट के शोधन के प्रक्रिया में पैरालाइसिस के बारे में कौन सा कहा हुआ बात जो है वो सही नहीं है, वो गलत है? बताइए इसमें से। अब पहला बात आपको समझाते हैं। कहता कि यह अवशिष्ट को ठोस, तरल और गैस में परिवर्तित यानी बदल देती है, और जिसके परिणामी, जिसके रिजल्ट होता है कि तरल गैस का प्रयोग ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए किया जा सकता है। दूसरी बात समझिए। कहता कि यह प्रक्रिया वायुमंडल दाब में 430 सेंटीग्रेड से अधिक तापमान पर होती है। तीसरा ऑप्शन कहता है कि यह प्रक्रिया 430 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक तापमान पर उच्च दाब के अधीन होती है। और अगला कहता है कि यह कार्बनिक अवशिष्ट का ताप रासायनिक अपघटन है। तो इसका जो सही जवाब, इसमें से 3 सही जवाब और 1 जो है गलत जवाब होगा, यानी कि सही नहीं है। बताइए कौन सा इसमें सही नहीं है? तो बिल्कुल बी नंबर ऑप्शन को मारेंगे, ये सही नहीं है। क्या कह रहा है कि यह प्रक्रिया वायुमंडल दाब में कितना 430 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक ताप पर होती है। बताइए वायुमंडल दाब से 430 डिग्री सेंटीग्रेड पर अगर कोई चीज अधिक रहेगा तो बिल्कुल क्या हो जाएगा? जल जाएगा आदमी। अगर आदमिया के 430 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म कीजिए ना, जल जाएगा। तो बताइए इसमें राइट आंसर क्या होगा? ये बिल्कुल सब का सब राइट, ये वाला गड़बड़, है ना। तो ये आपका आंसर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो बी नंबर ऑप्शन को लॉक लगाते हुए आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 19। क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 19 कि झील अथवा तालाब के, झील अथवा तालाब के सतह जो है जल पर कहता है कि पाद पलवक के तेजी से बढ़ने पर क्या करता है? पुंज को क्या कहते हैं? कहता झील अथवा तालाब के सतह जल पर, कहता कि पादप प्लवक के तेजी से, पादप, पादप मतलब पेड़ पौधा, प्लवक मतलब जो उसके ऊपर जो छोटा छोटा जो जम जाते हैं, पौधे जम जाते हैं, उसकी बात करता है। कहता पादप प्लवक के तेजी से बढ़ने को क्या कहते हैं? उस पुंज को क्या कहते हैं? कहता सुपोषण कहेंगे, जल प्रस्फुटन कहेंगे, या जल प्रदूषण कहेंगे, या जल संबुल कहेंगे। इसका सही जवाब आपको देना है कौन सा इसका सही जवाब होगा। तो बिल्कुल याद रखेंगे इसका राइट जवाब क्या होगा? ए नंबर बिल्कुल इसका सही जवाब होगा। क्लियर? आगे अगर बढ़ेंगे हम लोग तो क्वेश्चन नंबर देखेंगे 20, और क्वेश्चन नंबर 20 को देखिए, मस्त क्वेश्चन है। ध्रुवों पर एक दिन में, ध्रुवों पर एक दिन में जो दिन का जो लंबाई होता है, अधिकतम लंबाई पूछ रहा कि अधिकतम लंबाई कितना होता है? ध्रुवों पर एक दिन की अधिकतम लंबाई कितनी होती है? अगर एक दिन ध्रुव की बात करें तो ध्रुव क्या होता है?
तो आपको बताते चले कि हमारे जो धरती है, ये धरती के जो गोलाकार हमारा धरती कैसा है, गोला है, और धरती के सबसे ऊपरी और सबसे निचली जो छोर है, इसी को हम लोग बिल्कुल क्या बोलते हैं, ध्रुव बोलते हैं। सबसे ऊपरी छोर को हम लोग बोलते हैं उत्तरी ध्रुव। क्या बोलते हैं, उत्तरी ध्रुव। याद रखेंगे, इसे हम लोग उत्तरी ध्रुव कहते हैं, उत्तरी ध्रुव बोलते हैं, है ना, उत्तरी ध्रुव बोलते हैं। और इसको हम लोग दक्षिणी ध्रुव बोलते हैं। क्या बोलते हैं, दक्षिणी ध्रुव बोलते हैं, दक्षिणी ध्रुव। अगर बात करें इसी में ध्रुव में कि उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव, तो हम लोग जान गए कि उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। अब यहाँ अगर हम लोग जहाँ रहते हैं इस वाले एरिया में, हम लोग जहाँ रहते हैं इस वाले एरिया में एक दिन 12 घंटा का और रात 12 घंटा की, यानी 24 घंटा का दिन रात होता है। लेकिन ये जो ध्रुव होते हैं, इन ध्रुवों पर सबसे ज्यादा समय का, सबसे लंबा, अधिकतम लंबाई का दिन कितने समय का होता है, सबसे अधिकतम लंबाई का जो दिन होता है, दिन वो कितने समय का होता है ध्रुवों पर, ये आपको बताना है। कहता है कि 12 घंटे का, 24 घंटे का, या 3 महीने का, या 6 महीने का। तो बिल्कुल याद रखेंगे, ध्रुवों पर सबसे लंबा अगर दिन की बात करें 6 महीना का होता है। कितने महीने का, 6 महीना का, यानी 6 महीना का दिन और 6 महीने का रात होता है ध्रुवों पर। मान लीजिए कि अगर हमारे पास रह रहे हैं या हमारे जिस जगह पे रहते हैं वहां पर तो है तो 12 घंटा का दिन रात होता है, 12 घंटा का दिन, 12 घंटा का रात होता है। लेकिन अगर ध्रुव पर आप चल जाइएगा ना, तो ये बिल्कुल याद रखेंगे, आप एक दिन रहिएगा, समझ, एक दिन और एक रात रहिएगा, 1 साल आप पूरा रह चुके होंगे। एक दिन और एक रात वहां रहिएगा, समझिए कि आप यहाँ के मुकाबले आप 1 साल रह चुके होंगे। कहाँ, ध्रुवों पर। ऐसा होता है। तो ध्रुव पर बिल्कुल याद रखेंगे, ये 6 महीना का दिन होता है और 6 महीना का रात सबसे अधिकतम होता है। तो डी नंबर ऑप्शन को क्या करेंगे, लॉक लगाएंगे। अगला नंबर क्वेश्चन देखेंगे 21 नंबर, कि किसी औद्योगिक क्षेत्र में, औद्योगिक मतलब समझते हैं जिस जगह पे, जिस एरिया में, जिस जमीन पे बहुत ज्यादा कंपनी, फैक्ट्री खुले हुए हैं, यानी उद्योग खुले हुए हैं, उस वाले एरिया को औद्योगिक क्षेत्र बोलते हैं। कहता है कि जिस किसी औद्योगिक क्षेत्र में जब बारिश होता है तो उस एरिया में अम्लीय वर्षा ज्यादा होता है। बताइए कि वो अम्लीय वर्षा किस गैस के कारण होता है, और किसी गैस के कारण होता होगा तो ये औद्योगिक क्षेत्र में उस उद्योग से निकलता होगा। अब बताइए उद्योग से कौन से गैस ज्यादा निकलते हैं, उसी के कारण तो अम्लीय गैस हो, अम्लीय वर्षा होगा। अब ये आपको बताना है, पहले क्वेश्चन समझ लीजिए बढ़िया से, कि किसी औद्योगिक क्षेत्र में, किसी औद्योगिक क्षेत्र में अम्लीय वर्षा किस गैस के कारण होती है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस के कारण, और कार्बन मोनोऑक्साइड गैस के कारण, मोनोऑक्साइड गैस के कारण, सल्फर डाइऑक्साइड के कारण, या मीथेन गैस के कारण। इसका सही जवाब आपको देना है, कौन इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। तो बिल्कुल याद रखेंगे, ये आपका जो है सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। क्या, सी नंबर ऑप्शन। तो सी नंबर ऑप्शन को बिल्कुल लॉक लगा चलेंगे और आगे बढ़ेंगे। सल्फर डाइऑक्साइड गैस, यानी किसी औद्योगिक क्षेत्र में अम्लीय वर्षा होने का सबसे बड़ा जो कारण होता है, सल्फर डाइऑक्साइड गैस के कारण होती है। क्लियर। अब 22 नंबर क्वेश्चन का होता है, देखिए कितना बढ़िया क्वेश्चन है। कहता है कि ध्वनि तरंगों द्वारा अनुनाद, ये अनुनाद की बात समझिएगा। कहता किसी धनु तरंग द्वारा अनुनाद उत्पन्न करने का कारण क्या होता है, अपवर्तन होता है, विवर्तन होता है, परावर्तन होता है, या अवशोषण होता है। कहता है कि ध्वनि तरंगे द्वारा अनुनाद उत्पन्न करने का कारण जो होता है, इनमें से कौन हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, बिल्कुल सी नंबर ऑप्शन इसका बिल्कुल सही जवाब होगा, परावर्तन होता है। क्या, परावर्तन। धनु तरंगे होते हैं तो ध्वनि इधर से जाएगा इधर, इधर ऐसे करके ध्वनि तरंगे होती है, यानी इधर से टकरा के इधर, इधर से टकरा के इधर, यानी कि इस तरह से ध्वनि तरंगे निकलती है, यानी कि परावर्तन होती है। क्या होती है, परावर्तन। तो सी नंबर ऑप्शन को क्या करेंगे, लॉक लगाते चलेंगे। अगला नंबर क्वेश्चन देखेंगे 23 नंबर, कि दो निकायों के, निकाय मतलब निकलने वाला, दो निकायों के मध्य मतलब बीच में, उष्मा मतलब गर्मी, दो निकायों के मध्य उष्मा के प्रवाह की दिशा निम्नलिखित में से किस पर निर्भर करती है, कि किस दिशा में प्रवाह कर रहा है। किस प्रवाह मतलब जाने वाला, यानी निकल रहा है। तो कहता है कि मध्य उष्मा जो है
कहता दो निकायों के मध्य या बीच में जो उष्मा निकलता है, प्रवाह करता है, उसके दिशा को बताने वाला बताइए किस पे निर्भर करता है कि किस दिशा में प्रवाह करेगा। कहता है कि उनकी विशिष्ट उष्मा पर, उनकी गुप्त उष्मा पर, या उसके ताप पर, या उनके स्पर्श के क्षेत्रफल पर। ये बताना है आपको कि कौन सा इसका राइट यानी कि सही जवाब हो जाएंगे। तो कहता है कि दो निकायों के मध्य उष्मा के प्रवाह की दिशा निम्नलिखित में से किस पर निर्भर करती है कि वो किस दिशा में जाती है। तो ये बिल्कुल याद रखेंगे कि उसके उस ताप पर, क्या उसके ताप पर निर्भर करता है। जिस तरफ से ताप रहेगा उसी के हिसाब से वो तय करेगा। आगे में बात करें क्वेश्चन नंबर 24, कहता संचार उपग्रहों का प्रयोग किया जाता है। बताइए कि संचार उपग्रहों का प्रयोग किसके लिए किया जाता है, किस चीज के उपयोग के लिए किया जाता है। केवल संचार संकेत प्राप्त करने के लिए, या केवल कहता संचार संकेत प्राप्त करने और पुनः प्रेषित करने के लिए, या केवल प्रकृति संसाधनों के जानकारी देने के लिए, या केवल संचार संकेत प्रेषित करने के लिए। इसका सही जवाब आपको देना है कि संचार उपग्रहों का प्रयोग किसके लिए किया जाता है। तो इसका राइट आंसर आपका बी नंबर हो जाएगा, क्या कि संचार संकेत प्राप्त करने के लिए और पुनः प्रेषित करने के लिए उपयोग किया जाता है संचार क्या का, उपग्रहों का। क्लियर। तो ये आपका 24 नंबर क्वेश्चन था। और सबसे लास्ट जो क्वेश्चन आता है ये आपका आता है सबसे लास्ट यानी 25वां क्वेश्चन। कहता है कि अस्टोड, कहता है अस्टोड प्रोग्राम की अवधारणा किसने शुरू की। इनमें से बताना है, ये महापुरुष है, वैज्ञानिक है। बताइए कि अस्टोड प्रोग्राम की अवधारणा है वो किसने शुरुआत किए थे। जॉन वॉन न्यूमैन ने, चार्ल्स बाबेज ने, या ब्लेस पास्कल ने, या जॉन मैचली ने। इसका सही जवाब आपको देना है कि अस्टोड प्रोग्राम की अवधारणा किसने शुरू की थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर ऑप्शन, जॉन वॉन न्यूमैन ने। जॉन वॉन कौन, न्यूमैन ने क्या किए थे, बिल्कुल शुरुआत किए थे। तो ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल हम लोग क्लियर करेंगे। और आप सभी को एकदम तहे दिल से धन्यवाद लास्ट तक वीडियो देखने के लिए। और जितना ज्यादा हो सके उतना आप लोग कमेंट कीजिए, और अगर अच्छा लगे तो लाइक करते हुए और सब्सक्राइब करेंगे। थैंक यू।